नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बार युद्ध हुआ है, जिसमें हर बार दुश्मन देश ने मुंह की खाई है। उन्हीं में से एक था 1971 का लोंगेवाला युद्ध। यह जंग राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर लड़ी गई, जिसके निशान आज भी वहां मौजूद हैं। यह रिपोर्ट देखिए। बैटल ऑफ लोंगेवाला, हिंदुस्तानी शूरवीरों की गाथा। जब मेजर चांदपुरी की टुकड़ी ने पाक सेना के छुड़ाए थे छक्के, बैटल ऑफ लोंगेवाला 54 साल पहले हुई ये जंग इतनी भयानक थी, जिसके निशान आज भी जैसलमेर से 150 किलोमीटर दूर लोंगेवाला में देखने को मिलते हैं। (1971) में जब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ भारत ने आवाज बुलंद की, तो पाकिस्तानियों ने भारत की पश्चिमी सीमा की लोंगेवाला पोस्ट पर अचानक हमला कर दिया। 4 दिसंबर 1971 की शाम करीब 40 से 50 पाकिस्तानी टैंक 3000 जवानों के साथ लोंगेवाला में घुस आए। पाकिस्तानी फौज किसी भी कीमत पर इस पोस्ट पर कब्जा जमाना चाहती थी। खबर लगते ही हाईकमांड ने पंजाब रेजिमेंट कंपनी के कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को आदेश दिया कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज से भिड़ना मौत को गले लगाने जैसा है। लिहाजा भलाई इसी में है कि मेजर चांदपुरी अपनी टुकड़ी के साथ पीछे हट जाएं। 1965 के युद्ध और 1971 युद्ध के न केवल गवाह बल्कि हिंदुस्तान को अपनी सेवाएं देने वाले, इस युद्ध को लड़ने वाले, इस युद्ध में अपनी सेवाएं देने वाले जो राम जी विष्णोई हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे, सर जो आपने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं? मैं 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई, दोनों लड़ाई लड़ी। 65 की लड़ाई में मैं पंजाब में था और 71 की लड़ाई में राजस्थान में कन्नौज में था। 1971 में जब युद्ध हुआ था, पाकिस्तानी सेना भारत की सेना से मार खाकर भाग गई थी, फिर आप 2 टैंक लेके आए जोधपुर। वो तो बाद में लाया टैंक। पहले दिन तो जिस दिन लड़ाई शुरू हुई थी नहीं, उस दिन सुबह सुबह वो जो होना था एक आधा घंटे के अंदर सब हो गया एयर अटैक से। हमारे टैंक थोड़े दूर रह गए थे, बाद में तो टैंक भी पहुंच गए थे। 4 टैंक हमारे थे मौजूद, वो तो पहले झटके में उन्होंने बर्बाद कर दिए और उनमें एक स्टाफ खत्म हो गया, बाकी सब जिंदे रह गए। और उसके बाद में 6:10 के बाद में हमारे टैंक पहुंचे किशनगढ़ से, बाई रोड आ गए। हमारी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने आकर के मोर्चा संभाल लिया। पाकिस्तान वाला आगे रहा, हमारे टैंक पीछे। युद्ध के दौरान ये होती था, जोधपुर अंदर जैसे सायरन बजता, हमको सब खाई खोज रखी थी, मोर्चे खुदे हुए थे। सायरन होते मोर्चे में घुस जाते और सायरन नहीं होता फिर वापस आ जाते सब। मतलब वो लाइट नाव की चीज नहीं करते थे बिल्कुल। अच्छा, पूरा ब्लैकआउट किया जाता? ब्लैकआउट बिल्कुल, लाइट बीड़ी नहीं जलाते थे, कुछ नहीं। लोंगेवाला आर्मी पोस्ट जिस रेगिस्तानी क्षेत्र में थी, वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई बेस नहीं था, यानी कोई मदद रातों रात नहीं पहुंच सकती थी। एयरफोर्स इकलौता सहारा थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास रात में उड़ने वाले विमान नहीं थे, तो यह भी मदद करने में लाचार थी। लिहाजा सिर्फ बंदूकों और 2 एंटी टैंक गन्स के साथ तैनात 120 जवानों ने दुश्मन से टकराने का फैसला किया। मौत के साये के बीच मेजर कुलदीप और उनके शूरवीरों ने फैसला किया कि लोंगेवाला पोस्ट को बचाने के लिए वे आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मनों की इतनी बड़ी ब्रिगेड अगर आगे बढ़ती और जैसलमेर तक पहुंच जाती तो इसका नुकसान बहुत बड़ा था और पाकिस्तानी फौज जोधपुर पर कब्जा कर लेती। लेकिन मेजर चांदपुरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने रणनीति के तहत आर्मी पोस्ट से 200 मीटर के दायरे में माइंस बिछाई। टैंकों के आने वाले रास्ते में पानी के गड्ढे बनाए गए और पाकिस्तानी फौज को 100 मीटर के दायरे में आने दिया।
लोंगेवाला पोस्ट पर कंप्लीट साइलेंस देखकर पाकिस्तानी फौज करीब आती गई। जैसे ही पाक सेना दायरे में आई, भारतीय शूरवीरों ने पूरी ताकत से धावा बोल दिया। हाँ, 71 लड़ाई हमें पूरा याद है। 17-18 साल का था मैं। क्या याद है, क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी रात को, उनके हवाई जहाज खूब आए थे, हमारे इधर बम डाल दिए थे, 15-16 बम डाले। देवी का मंदिर था उसके पास में, एक ही फूटा नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब मौका है मोदी जी को, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दे, पीयू के ले ले। 71 में क्या हुआ था जब सायरन बजता था? क्या ट्रेनिंग दी गई थी आप लोगों 71 में हमारे को कहा था सायरन बजेगा, एक बजेगा रो रो वैसे तेज आवाज वाला, और एक थोड़ा वैसे बजेगा तेज आवाज वाला बजेगा जब पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज आ रहा है या कुछ न कुछ पाकिस्तान के वो हिंदुस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है अपन के ऊपर। तो क्या बताया था, क्या करना था उसको? उस टाइम कहा था कि आपके पास हथियार है तो या तो खड़े रह जाओ, ठूंठ इधर है, नहीं तो सो जाओ, नहीं तो मोर्चे खो जाओ, अंदर जाओ, घुस जाओ। लोंगेवाला पोस्ट पर 120 भारतीय जवान सारी रात पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट का सामना करते हैं। एक तरफ पाकिस्तानी टैंक आग उगल रहे थे तो दूसरी तरफ मशीन गन से निकलती गोलियां हर बंकर को भेद रही थी। फिर भी मेजर कुलदीप के शूरवीर लड़ते हैं, गिरते हैं और मैदान जंग में शहीद भी होते हैं, लेकिन टैंकों से लैस पाकिस्तानी सेना को लोंगेवाला जीतने नहीं देते। जब एयरफोर्स के विमान लोंगेवाला पहुंचे तो जंग के मैदान का मंजर बदल चुका था। आधी जंग मेजर चांदपुरी के 120 जवानों ने जीत ली थी। रही सही कसर एयरफोर्स ने पूरी कर दी। इस युद्ध में पाकिस्तान के 250 लोग मारे गए, जबकि भारत के भी 16 जवान शहीद हो गए। बैटल ऑफ लोंगेवाला दुश्मन की सबसे बड़ी हार थी। भारत के 120 जवानों के मुकाबले पाकिस्तान की बड़ी फौज मैदान जंग से जान बचाकर भागी। यह हिंदुस्तानी शूरवीर जवानों के उस जज्बे और हौसले की दास्तां है जिनकी बहादुरी की दुनिया आज भी कायल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और बुलेटिन में बात अब भारत के उस खतरनाक जासूस की जो दुश्मन देश पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गया था और जिसे इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। यह रिपोर्ट देखिए। रील को मात देती रियल कहानी, जिसकी शहादत रह गई अनजानी। ये गलियां आज भी उस शहीद की दास्तान सुना रही हैं, जिससे किस्से कहानियां प्रभावित होती रही। रुपहला पर्दा चमकता रहा है, बेटियां प्रेरित होती रही। दुनिया में जब जब दिलेर जासूसों का जिक्र होगा तब तब श्री गंगानगर में जन्मे रो एजेंट रविंद्र कौशिक का नाम जुबान पर जरूर आएगा। रविंद्र कौशिक ने अपने देशभक्ति के जज्बे और शानदार एक्टिंग की बदौलत न केवल पाकिस्तान में जगह बनाई बल्कि पाकिस्तानी सेना में नबी अहमद शाकिर के नाम से भर्ती होकर मेजर रैंक तक हासिल की। पाकिस्तानी सेना में मेजर की रैंक हासिल करने वाले रविंद्र कौशिक की कहानी किस्से कहानियों को भी मात देते हैं। जन्म 11 अप्रैल 1952, श्री गंगानगर के सेठ जीएल बिहानी एसडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से अकाउंटिंग की डिग्री हासिल की थी। थिएटर में भी रविंद्र कौशिक की खास दिलचस्पी थी। एक बार थिएटर के दौरान उन पर रॉ अधिकारी की नजर पड़ी। उसके बाद उनके जीवन ने अलग ही मोड़ ले लिया। बताया जाता है कि लखनऊ में एक नाटक में कौशिक जासूस का किरदार निभा रहे थे। रॉ के अधिकारी को कौशिक में जासूस बनने के सारे गुण नजर आए। प्ले खत्म होने के बाद रॉ ऑफिसर ने कौशिक के सामने जासूस बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद कौशिक का प्रशिक्षण शुरू हुआ। 2 सालों तक रविंद्र को उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी मुहैया करवाई गई। 23 साल की उम्र में कौशिक को नबी अहमद शाकिर का नाम देकर पाकिस्तान भेज दिया गया।
11 अप्रैल 1952 को श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक के एक्टिंग के शौक और देश प्रेम के जज्बे ने उसके जीवन का सबसे बड़ा नाटक दुश्मन देश पाकिस्तान में करवाया। नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान भेजे गए रविंद्र कौशिक ने कराची की लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वकालत की डिग्री के आधार पर पाकिस्तानी फौज में भर्ती हुए। अपनी काबिलियत के बल पर पाकिस्तानी सेना में मेजर पोस्ट पर पदोन्नति भी हासिल की। पाकिस्तानी सेना में काम करते हुए रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने पाकिस्तान की सेना के अफसर की बेटी अमानत से निकाह भी किया। कहा जाता है कि अमानत से उन्हें एक बेटा आरिफ अहमद खान हुआ। रविंद्र कौशिक निहायत ही भारत के बड़े जासूस थे। उनका जन्म 1952 में हुआ, श्री गंगानगर में हुआ, और युवावस्था में जब वो कॉलेज की शिक्षा पूरी कर चुके थे, खुफिया एजेंसी के संपर्क में आए और उसी खुफिया एजेंसी ने उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने LLB की पढ़ाई की और फिर पाकिस्तानी सेना में वो भर्ती हो गई। वहाँ रहते हुए उन्होंने बहुत सी सूचनाएं भारत को भेजी, ऐसी ऐसी सूचनाएं कि उन्हें तत्कालीन जो गृह मंत्री थे SB चौहान, उन्होंने ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान से अहम जानकारियां भेजी, जिससे भारत सरकार को पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात देने में कामयाबी मिली। रविंद्र कौशिक के बारे में IB के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर SK धर ने एक किताब भी लिखी है, मिशन टू पाकिस्तान। उसमें उन्होंने खुद धर साहब ने रविंद्र कौशिक को भारत का एक बेहतरीन जासूस बताया है। रॉन एक दूसरे जासूस को कौशिक से मिलने पाकिस्तान भेजा, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया। पाकिस्तानी सेना की पूछताछ में भारतीय जासूस ने रविंद्र कौशिक का राज खोल दिया। 1975 में वो लाहौर में पकड़े गए और उसके बाद जो पूरा उनका था एक लंबा टाइम, 18 साल के करीब, जो यातनाओं से भरा बीता। वहाँ की सेना ने, वहाँ की अन्य एजेंसियों ने बड़ी यातनाएं दी। जेल में भी उन्हें यातनाएं दी गई, जिससे वो बीमार हो गए। कई बीमारियां होने लगी, हार्ट अटैक भी होगा, पूल TB थी वो हो गई उनको, और फिर 2001 में उनका मियांवाड़ी जेल में निधन हो गया। पाकिस्तान की सेना को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि रविंद्र कौशिक जैसा एक भारतीय जासूस उनके बीच काम कर रहा है। रविंद्र कौशिक को लालच दिया गया कि अगर वो भारतीय सरकार से जुड़ी गोपनीय जानकारी दे दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, मगर कौशिक ने अपना मुंह नहीं खोला। सन 1983 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक के मन में वतन वापसी की इच्छा उनकी अंतिम सांस तक बनी रही। लेकिन अफसोस साल 2001 में ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक इस अधूरी इच्छा के साथ ही दुनिया को अलविदा कह गए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।